हेलो, वेलकम टू ऑल। तो फटाफट से हम बात करने जा रहे हैं एरिथमिया पे। एरिथमिया ईसीजी के चेंजेस है ना, ईसीजी के चेंजेस एरिथमिया एरिथमिया पे अपन बात करने जा रहे हैं। एरिथमिया जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एरिथमिया हर क्वेश्चन दिल्ली एम्स के एग्जाम्स के अंदर, हर एग्जाम्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन एरिथमियास पे बनते रहते हैं। एरिथमियास की ड्रग क्या होती है उन पे बनते रहते हैं। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं एरिथमिया। सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल एट्रिया के जो एरिथमिया होते हैं वो पढ़ते हैं। तो एट्रिया के एरिथमिया में बात करते हैं सबसे पहले एट्रियल फ्लटर। क्या बात करते हैं, एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर होते कैसे है ना, एट्रियल फ्लटर क्यों होता है, सबसे पहली बात तो ये। तो क्या होता है, ये जो आपका हार्ट है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब क्या होता है, जब यहाँ पे होता है आपका एसए नोड, यहाँ होगा आपका एवी नोड। एवी नोड क्या करता है, यहाँ पे एसए नोड और एवी नोड, यहाँ पे क्या होता है, इंपल्स जनरेशन। तो इंपल्स जनरेशन का जो रहेगा वो यहाँ पे क्या है, यहीं पे एट्रिया एट्रिया के अंदर भी क्या है, इंपल्स का जनरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अपन इस कॉमन लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, एट्रिया क्या है, एट्रिया ही फड़फड़ाने लग जाता है। तो ये वाला मानता तो क्या होता है, ये एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर में होता क्या है, किस तरीके की वेव्स आपको देखने को मिलेगी, शॉर्ट टूथ अपीयरेंस की। कैसी, शॉर्ट टूथ अपीयरेंस की वेव, शॉर्ट टूथ अपीयरेंस की वेव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैसी होती है शॉर्ट टूथ अपीयरेंस की वेव, इस तरीके से, जहां पे आपको वेंट्रिकल्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे एट्रिया पे क्या रहेगा आपका, इस तरह से पी वेव अपसेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पी वेव आपका क्या हो जाएगा, अपसेंट हो जाएगा। पी वेव अपसेंट, पी वेव क्या हो जाएगा, अपसेंट पी वेव, पी वेव यहाँ पे अपसेंट हो जाएगा। और कैसे, इस शॉर्ट टूथ अपीयरेंस, इस तरीके की वेव्स बनेगी किसके अंदर, एट्रियल फ्लटर के अंदर। बहुत ही ज्यादा हार्ट रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली जो हार्ट रेट रहती है वो आपकी 150 से 250 बीट पर मिनट, कितनी मिलती है, 150 से 250 बीट पर मिनट यहाँ पे आपको एट्रियल फ्लटर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये होता है आपका एट्रियल फ्लटर, जहां पे क्या है, यहाँ पे जो इंपल्स हो रहे थे वो मतलब एट्रिया 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 के अंदर ही बहुत ज्यादा इंपल्स आ रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ इंपल्स नहीं जा रहे हैं, है ना। तो इंपल्स जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा और वेंट्रिकल्स अलग करेंगे। तो क्या है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आपने इसको क्या बोला, एट्रियल फ्लटर बोला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब भी, इसमें जो हार्ट रेट रहेगा, इसमें जो हार्ट रेट आपका कितना रहेगा, 250 से 450 के अराउंड रहेगा बीट पर मिनट। कितना रहेगा, 250 से 450 बीट पर मिनट। तो इसके अंदर फिब्रिलेटरी वेव्स बनती है। क्या बनती है, इसमें भी पी वेव अपसेंट होती है, और क्या बनती है, फिब्रिलेटरी वेव्स। क्या बनती है, फिब्रिलेटरी वेव्स बनती है, फिब्रिलेटरी वेव्स। इसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर फिब्रिलेटरी वेव्स, एट्रिया क्या करने लग जाएगा, मतलब एट्रिया क्या करेगा, बहुत ज्यादा पंप करने लग जाएगा अपना ही, तो उसको क्या है, फिब्रिलेशन करने लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेटरी वेव्स। यही वही बात है, एट्रिया क्या है, नीचे की तरफ एट्रिया अपना अपना क्या करेगा, अलग तरीके से फिब्रिलेट होने लग जाएगा, और नीचे वेंट्रिकल से वो अपने आप, मतलब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से जो ब्लड है आपका यहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ एट्रिया फिब्रिलेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा सही से। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ब्लड कहाँ नहीं जाएगा, वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा तो वो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन। और क्या करेगा, और दूसरा होता है इसका कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछते हैं, है ना, कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा। तो कॉम्प्लिकेशन में बात करें तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे ये एक क्या स्ट्रोक कॉज कर सकता है। स्ट्रोक कॉज कैसे कॉज करेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर ये फिब्रिलेट होता रहेगा तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। तो क्लॉट फॉर्म जो हुआ है वो जब इसको आप ड्रग देके ठीक करते हैं, तो उसके बाद में जो क्लॉट है वो कहाँ है, वो माइन्यूट आर्टरी, जैसे कि आपके सेरेब्रम के अंदर जो, या फिर अपने ब्रेन के अंदर जाके क्या कर सकता है, ये ब्रेन स्ट्रोक कॉज कर सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन का, कि ये स्ट्रोक कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन।
एट्रियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेटरी वेव्स आपको देखने को मिलती है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेंट्रिकल के डिसइथमियाज, है ना, वेंट्रिकल के डिसइथमियाज। वेंट्रिकल के डिसइथमियाज के अंदर आप बात करते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होता है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का जो इमेज आप देखते हैं उसके अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या हो जाता है? वाइड हो जाता है। तो अपन देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बन जाता है, जिस तरीके से sp2 वेव्स की जो प्रोब बनती है उसी तरीके से ये, एक तो आपका ये इस तरीके से आपको ये क्या है? वीटी है। एक तो इस तरीके का वीटी देखने को मिलता है, दूसरा जो वीटी आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, मतलब ये क्या है? ये भी वीटी है ना? तो ये वीटी देखने को मिलता है। इसके अंदर देखिए आप क्या मिलेगा आपको? ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर क्या बनेगा, है ना? ये सारी चीजें क्या है? ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर है। सारी जो रहेगी आपकी एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर जो रहेगी, वेव्स रहेगी। तो ये क्या होता है? वीटी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, पहले वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के बारे में देख लेते हैं। होता क्या है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो हो रहा है ये आपका टू टाइप्स का होता है। आपको ऐसे क्या कहा जाता है कि एक पेशेंट है आपके पास में, उसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया, तो आपका पहला एक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट एक्शन आपका क्या रहेगा? क्या रहेगा आपका फर्स्ट एक्शन? बताइए, देख रहे हैं अगर तो हमें बताइए फटाफट से कि अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया किसी पेशेंट को हो गया तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो गया तो फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? एंटी डिसिथमियाज, एंटी डिसिथमियाज ठीक है, वो अपन बाद में। फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? आपको क्या करना रहेगा? अमियाड्रोन, हाँ अमियाड्रोन वगैरह ये बात की चीजें हैं, आपको पहले क्या करना रहेगा? सीपीआर नहीं करेंगे। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर सीधा सीपीआर नहीं करना होता है, आपको क्या करना है? वेरी डीफेप ही नहीं देना है। क्या करना है? सबसे पहले पल्स चेक करना है। क्या करना है? सबसे पहले क्या करोगे? पल्स चेक करोगे। तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के केस में सबसे पहले आपको ये देखना है कि पल्स विथ वीटी है या पल्स लेस वीटी है। क्या करना है? सबसे पहले आपको कैरोटिड पल्स चेक करना है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर कि जो कैरोटिड पल्स जो होती है उसको कितने टाइम तक चेक करते हैं? तो कैरोटिड पल्स को नॉट मोर देन 10, है ना, विद इन 10 सेकेंड, है ना, नॉट मोर देन 10। तो नॉट मोर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है? उसको पाल्पेट कर देना है। तो पल्स लेस वीटी है कि नहीं आपको पता लगाना है। कैसे? या फिर पल्स विथ वीटी। पल्स विथ वीटी मतलब क्या कि अगर पल्स प्रेजेंट है और उसको वीटी आ गया तो इन दोनों के ट्रीटमेंट आपका अलग अलग रहेंगे। पल्स लेस वीटी और पल्स विथ वीटी है, दोनों के ट्रीटमेंट क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। पल्स लेस वीटी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? पल्स लेस वीटी बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, पल्स लेस वीटी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? पल्स लेस वीटी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपका? डिफिब्रिलेशन। क्या रहेगा? डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन और डिफिब्रिलेशन के बाद में क्या है? फटाफट से सीपीआर शुरू कर देना है। ठीक है, पल्स लेस वीटी का ट्रीटमेंट, अगर आपको पल्स फाउंड नहीं हो रही है तो आपको क्या कर देना है? डिफेब करके फटाफट से सीपीआर शुरू करना है ना? तो पल्स लेस वीटी है तो डिफेब करके फटाफट से सीपीआर शुरू करना है। और पल्स विथ वीटी, अगर आपके पल्स प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है? एंटी डिसरिथमिक ड्रग देना है। क्या करना है? एंटी डिसरिथमिक ड्रग। यहाँ पे आपको एंटी डिसरिथमिक ड्रग देना रहेगा अगर पल्स विथ वीटी, मतलब वीटी आ रहे हैं लेकिन पल्स प्रेजेंट है तो आपको क्या है? एंटी डिसरिथमिक ड्रग देना है। यहाँ पे पल्स लेस वीटी मतलब पल्स नहीं फील हो रही है तो आपको क्या करोगे? डिफिब्रिलेशन और सीपीआर शुरू करोगे। तो ये था वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कैसा देखने को मिलता है? एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर आपको क्या है? इस तरीके की वेव्स आपको देखने को मिलती है। ये क्या है आपका? ऑर्गेनाइज मैनर में, मतलब सारी की सारी एक एक लाइन के अंदर, मतलब एक एक लाइन में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे जब अपन पढ़ेंगे वो डिसऑर्गेनाइज मैनर में होगा, वो क्या होगा? वो फिब्रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज मैनर में बन रही वो कौन सी है? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के केस में आपको क्या करना है? पल्स प्लस वीटी, डीफेब और सीपीआर। अगर पल्स विथ वीटी, पल्स प्रेजेंट है तो क्या करोगे? एंटी डिसिथमिक ड्रग दोगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं किसका, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये एरिथमिया बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में आते रहते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तब आपको क्या करना रहेगा, हाँ वहां मैंने बताया था कि जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में आप मेडिसिन दोगे वो कौन सी दोगे, तो आपके पास में 2 टाइप्स का जो मेडिसिन रहेगा, अभी मैं बताऊंगा टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिसिन, जिसके अंदर सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है वो कौन सी होती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है वो कौन सी होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वो कौन सी होती है। तो वहां पे आप जो वीटी और वीटी के अंदर मोस्टली यूज में लेते हैं वो अमियाड्रोन होगा, और जाइलोकार्ड भी वहां पे यूज ले सकते हैं, है ना। सोडियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सी, जाइलोकार्ड, और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर अमियाड्रोन। चलो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो वहां पे मैंने बताया था एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर ग्राफ बन रहा था, यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज मैनर में बनेगा। कैसा बनेगा, डिसऑर्गेनाइज मैनर में, इस तरीके का जो बनेगा डिसऑर्गेनाइज मैनर, है ना। कभी छोटी छोटी जो वेव्स बन जाएगी, कभी बड़ी बन जाएगी, कभी छोटी कभी बड़ी, है ना। तो इस तरीके की वेव बन रही है आपके उधर, छोटी बड़ी, कोई कोई किसी प्रकार का कोई आपको नहीं पता है कि इस तरीके की जो वेव बनती है वो क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। क्या होता है ये, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स के अंदर, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, अभी लेटेस्ट कंटिन्यूएशन में आया हुआ है क्वेश्चन इसका, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का। एक पेशेंट को क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट आपका एक्शन क्या रहेगा, एक पेशेंट को आपके मॉनिटर में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहे हैं, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ रहे हैं पेशेंट को, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या करोगे। डीफेब, मैं अगर ये बता रहा हूं कि आपको पेशेंट का वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ रहा है, आपका पेशेंट वार्ड के अंदर है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। जैसे ही आप पेशेंट के पास में गए, आपने देखा मॉनिटर्स में क्या हो रहा है, फिब्रिलेशन आ रहा है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। जब पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ रहा है, पेशेंट इन वार्ड, आपके वार्ड के अंदर पेशेंट है, तब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फटाफट से क्या रहेगा, सीपीआर, क्या रहेगा, सीपीआर, आपको फटाफट से उसका सीपीआर शुरू करना है, और क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प के लिए चिल्लाना रहेगा वहां पे, अगर इस तरीके की कंडीशन बन रही है। लेकिन अगर आपका पेशेंट कहाँ है, आईसीयू के अंदर है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था, आपका पेशेंट कहाँ है, आईसीयू के अंदर है, और आईसीयू के अंदर है, आपने क्या देखा, फिजिशियन को कोई इन्फॉर्म नहीं होगा वहां पे, आपने खुद को ही शुरू कर देना है, ठीक है। वहां पे फिजिशियन इन्फॉर्म करने जाओगे तब तक पेशेंट सलट जाएगा। यह ऐसे काम नहीं करने हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ रहा है, मतलब आपको क्या है, आपको वार्ड में पेशेंट है, आपको सीपीआर शुरू करना है। अगर आपका पेशेंट आईसीयू के अंदर है तो क्या रहेगा, आईसीयू के अंदर आपके पास में डीफैब रहता है, तो फटाफट से पहले डीफैब देंगे। हमेशा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एफ से डीफैब का कनेक्शन बना लो फटाफट से, अगर पेशेंट आईसीयू के अंदर है तो, या आपके पास में डीफैब प्रेजेंट है तो क्या रहेगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो फटाफट से डीफैब देना है और सीपीआर शुरू करना है। क्या करेंगे, आईसीयू के अंदर है तो डीफैब देंगे, और क्या करेंगे, सीपीआर शुरू करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, सीपीआर शुरू करेंगे। अब यहाँ बताने जा रहे हैं सीपीआर की गाइडलाइन क्या है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आया तो आप वार्ड के अंदर पेशेंट है तो सीपीआर शुरू करोगे, और आईसीयू के अंदर पेशेंट है तो डीफैब दोगे। अगर आपको वार्ड और आईसीयू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और आपको क्या है ऑप्शन के अंदर या तो सीपीआर देंगे या डीफैब देंगे, तो आपको डीफैब करना है, ठीक है। तो ये आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, और डीफैब के बाद में आपको रिज्यूम सीपीआर, फटाफट से सीपीआर देना रहेगा। और सीपीआर का प्रोसेस क्या है वो अभी अपन देख लेते हैं फटाफट से। तो अभी सीपीआर का प्रोसेस हम देख लेंगे, उससे पहले एक दो एरिथमियाज और है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो ये क्या हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसके बाद में होता है एसवीटी। एसवीटी का इमेज आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। ये जो सारे इमेज है आपको क्या करने हैं, नेट से देख लेने हैं, इमेज देख के क्या है अपने पेज पे बनाने हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके का इमेज होता है। देखने से कभी कभी चीजें याद नहीं रहती है ना, तो आपको क्या है लिख लेना है उन चीजों को। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब होता है कि क्या है, जो टेकिकार्डिया है वो क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से ऊपर ऊपर है वो क्या हो रहा है, आपका टेकिकार्डिया शुरू हो गया, तो एवी नोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से चीजें होने हो गई है। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर आपको क्या है,
इस तरीके की ईसीजी देखने को मिलती है, जिसमें आपका पीवीओ फटाफट से पीवीओ बन रही है, फटाफट से पीवीओ बन रही है, फटाफट से पीवीओ बन रही है, ऐसे इस तरीके से। तो जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का इमेज आपको अच्छे से देख लेना है। उसके अंदर आपको क्या है, जो वेंट्रिकल से ऊपर ऊपर का जहाँ एवी नोड जो होता है, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा इंपल्स की वजह से वहां पे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है, फटाफट से लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? क्वेश्चन पिछली बार इमेज आया था सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एग्जाम्स के अंदर, लिखिए फटाफट से। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस रहता है एडिनोसिन। क्या रहता है? एडिनोसिन रहेगा, वो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का क्या रहता है, ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बाद में एक और एरिथमिया होता है, वो होता है पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे आपका नॉर्मल रिदम का ईसीजी चल रहा होता है, नॉर्मल रिदम का ईसीजी चल रहा होता है, और उसके बाद में कभी कभी क्या है, एक या दो आपका मतलब अबनॉर्मल रिदम बन जाता है बीच के अंदर। नॉर्मल रिदम में आपका एक या दो क्या मिलेगा, अब नॉर्मल रिदम इस तरीके से बन जाता है। तो ये जो रहेगा है ना, वो क्या होते हैं, ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वीपीसी होते हैं। क्या होते हैं? पीवीसी या वीपीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर प्री कॉन्ट्रैक्शन इनको बोलते हैं। तो ये आपके नॉर्मल ईसीजी के अंदर एक या दो देखने को मिलते हैं, है ना। तो एक देखने को मिलता है दैट इज नॉर्मल, दो देखने को मिलता है तो इसको बाइजेमिनी बोलते हैं ना, तीन देखने को मिलता है तो ट्राइजेमिनी बोलते हैं, और चार देखने को मिलता है क्वाड्रिजेमिनी। तो इस तरीके से आपके 7 to 8 यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, दैट इज द नॉर्मल। 7 to 8 तक तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपका क्या होता है, जो ये जो वेव है पीवीसी है, जो एकदम से चेंज हो जाते हैं। कौन सी? एरिथमिया, जो फेटल एरिथमियाज है। फेटल एरिथमियाज आपके कौन से हैं? वो आपका वीटी एंड जो वीएफ, वीटी और जो वीएफ है वो आपके क्या है, फेटल एरिथमियाज होते हैं। वीटी वीएफ क्या होते हैं आपके? फेटल एरिथमियाज होते हैं। तो वहां पे उसमें उनमें चेंज हो जाते हैं। तो ये पीवीसी क्या हो सकता है, इन वीटी वीएफ के अंदर चेंज हो सकता है। तो इसके लिए भी आपका, वैसे इसका इनिशियली कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन जब इस तरीके की चीजें होती है, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देने के लिए क्या है, इसको सिर्फ टैकीकार्डिया करवाना है। तो उसके लिए आप कौन सा, कोई भी ड्रग जो आपका टैकीकार्डिया कराता है, वो वाला ड्रग यहाँ पे आपको इसको दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो वीपीसी अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा वीपीसी जाते हैं, 7 से 8 वीपीसी जाते हैं, तो वो फिर क्या होगा, 8 से ज्यादा होने पे वो ये जो फेटल एरिथमियाज होते हैं उनके अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एसवीटी पढ़ा, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सीपीआर। मैंने बताया था किसमें, जब वीएफ आता है तो आपको सीपीआर शुरू करना होता है और डीफेब देना होता है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में आपको डीफेब देना होता है। तो कुछ पढ़ लेते हैं अपन डीफिब्रिलेशन के बारे में। डीफिब्रिलेशन क्या होता है? डीफिब्रिलेशन टू टाइप्स का देखते हैं। एक होता है आपका मोनोफेजिक, एक होता है आपका बाइफेजिक। मोनोफेजिक और बाइफेजिक टू टाइप्स के क्या होते हैं, डिफिब्रिलेशन ऑफ टू टाइप्स का, मोनोफेजिक बाइफेजिक। मोनोफेजिक जो रहता है उसके अंदर कितना रहता है, 360 जूल, एक ही जूल रहता है, ध्यान रखना है। मोनोफेजिक जो रहता है उसमें क्या रहता है, एक ही जूल रहता है। बाइफेजिक जो रहेगा उसके अंदर आपके 120 से लेके 200 जूल, उसके बाद में आपका 360 जूल तक यहाँ पे बाइफेजिक में आप दे सकते हैं। ठीक है। तो बाइफेजिक और मोनोफेजिक दो डिफिब्रिलेशन के टाइप होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपको बाइफेजिक जब दे रहे हो तब आप कैसे देना है। तो मोस्ट कॉमनली जो अपन बाइफेजिक यूज में लेते हैं, जैसे किसी पेशेंट को डिफिब्रिलेशन, मतलब क्या हुआ, डिफिब्रिलेट करना है, जैसे कि किसी को वीएफ आ गया, क्या हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होते आपने उसको क्या किया, डीफेब करना है। डीफेब के लिए आपने कितने पे जूल सेट किया, 200 जूल पे पहला शॉक देंगे। क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम्स के अंदर, जो एक एडल्ट पेशेंट के अंदर जो पहला शॉक जो देना होता है वो कितने जूल पे देना होता है, तो कितने पे देना होता है, 200 जूल पे देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है आपका, 200 पे तो पहला दे दिया,
नेक्स्ट अगर आपको आपने 200 जूल देके फिर आपने ट्राई किया, रिससिटेट किया, लेकिन नहीं बैठा, तो आपको एक बार और देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो देंगे वो कितना रहेगा, वो कितना रहेगा, वो 300 नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा, वो भी 200 जूल रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट जो रहेगा सेम जूल पे आपको देना रहेगा, कितना, सेम जूल पे। 200 आपने क्या दिया, फर्स्ट टाइम में दिया था, तो सेकंड जो दोगे वो भी कितना, आप सेम 200 जूल पे दोगे। सेकंड जो रहेगा वो भी क्या आपका 200 जूल पे दोगे। तो ये बाईफेजिक का है कि किसका डिफिब्रिलेशन कैसा, बाईफेजिक की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मोनोफेजिक देंगे, क्या देंगे, तो मोनोफेजिक के अंदर तो एक ही जूल लगता है, मोनोफेजिक के अंदर एक ही जूल लगता है, वो होता है 360 जूल। मोनोफेजिक के अंदर तो एक ही जूल लगता है, वो कौन सा होता है, 360 जूल। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है डिफिब्रिलेशन के अंदर। चलो, अब डिफिब्रिलेट जब आप करने जा रहे हैं तब आप क्या करेंगे, जब आप डिफिब्रिलेट करने जा रहे हैं तो आपके पास में कहां कहां जो पैड का प्लेसमेंट क्या रहेगा, पैड प्लेसमेंट, पैड प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका। तो पैड प्लेसमेंट में क्या करोगे, पैड प्लेसमेंट में एक किस तरीके से आपका पैड प्लेसमेंट रहेगा, तो पैड प्लेसमेंट में आपका क्या करोगे, जो फर्स्ट पैड जो रहेगा यहाँ पे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ करोगे, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे, और नेक्स्ट जो रहेगा वो किसना, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। एक पैड आपका राइट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में रहेगा, राइट साइड के अंदर थर्ड इंटरकोस्टल में, और दूसरा जो रहेगा लेफ्ट साइड में अपेक्स रीजन में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और मिड एक्सिलरी लाइन, कौन सी, मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और लेफ्ट साइड के अंदर दूसरा पैड रहेगा। ठीक है, तो ये पैड का प्लेसमेंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ, स्टर्नम से राइट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर पहला पैड लगेगा, और सेकंड वाला फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर मिड एक्सिलरी लाइन में लगेगा। तो ये पैड प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, डिफिब्रिलेशन। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफिब्रिलेशन के बाद में इसका एरिथमियाज, एरिथमियाज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट, और कोई डाउट है तो लिख लीजिए फटाफट से यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर। इन चीजों के अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सॉरी। तो एरिथमियाज हो गए हैं, वीवीएम हो गया, एरिथमियाज हो गया, साइड एक्स है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी, अभी वो सीपीआर की गाइडलाइन पढ़नी है, क्या पढ़नी है, सीपीआर की गाइडलाइन।